हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इंस्पायर हब पे। तो आज हम अपभ्रंश पढ़ेंगे हिंदी का। अभी भी चल रहा है हिंदी का परिचय ही। आज ये लास्ट क्लास होगा। हिंदी भाषा का परिचय यही चल रहा है। आज ये अंतिम क्लास होगा। इसके बाद हम लोग व्याकरण स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ हिंदी पे, और आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं मेरा फाइल ओपन कर करके। और अभी तो मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ। आपको हमारे चैनल पे रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस सारा वीडियो मिलेगा। रीजनिंग का अजय चौहान जी का रीजनिंग का चैप्टर बाय चैप्टर हमारे सर से बात हो गई है। चैप्टर बाय चैप्टर आपको रीजनिंग का सॉल्यूशन कराया जाएगा। और आर.एस. अग्रवाल का एक चैप्टर, जैसे आप लोग सब्सक्रिप्शन खरीद करके पढ़ते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री पढ़ाया जाएगा। आर.एस. अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन, एक चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहेंगे। 2-3 दिन में आप लोग के पास मैथ का वीडियो आने लगेगा। आर.एस. अग्रवाल का मैथ का स्टार्ट हो जाएगा 2-3 दिन में, और रीजनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। जीके जीएस में अभी टाइम है, फ़िलहाल हिंदी ख़त्म हो जाएगी तब हम जीके जीएस से स्टार्ट करेंगे। अभी हिंदी चलते हैं। हिंदी का इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल चुका हूँ। अब आज हम पढ़ेंगे अपभ्रंश। इससे पहले अगर आपको ये न समझ में आए तो ये देखने से पहले आप पीछे जाइए, पीछे का 2 वीडियो देखिए और तब ये पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। हमने कल बताया था कि हिंदी भाषा का जो उत्पत्ति हुआ था अपभ्रंश से हुआ था। और अपभ्रंश का ही एक प्रकार है सौरसेनी अपभ्रंश। इसी से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ था, विकास हुआ था। तो आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अपभ्रंशों की संख्या 6 है। अपभ्रंशों कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अपभ्रंश 6 प्रकार के होते हैं। 6 उसमें कौन कौन से हैं और कौन से अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषा आती है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो पहले है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश में आते हैं हिंदी भाषा, गुजराती भाषा और राजस्थानी भाषा। अपभ्रंश के 6 प्रकार होते हैं। अपभ्रंश की संख्या 6 है, उसमें से एक है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषा आती है? तो हिंदी भाषा आती है, गुजराती भाषा आती है और राजस्थानी भाषा आती है। मतलब हिंदी, गुजराती, राजस्थानी को सौरसेनी अपभ्रंश में रखा गया है। दूसरा है अर्धमागधी। अर्धमागधी ये भी एक अपभ्रंश है। अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। इसमें आते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य है, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वहाँ जो हिंदी बोली जाती है तो उसको हम कहाँ रखे हैं? अर्धमागधी में। उसको कहाँ रखा गया है? अर्धमागधी में। अर्धमागधी अपभ्रंश से किस हिंदी का विकास हुआ? तो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। मतलब सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ, गुजराती भाषा का विकास हुआ और राजस्थानी भाषा का विकास हुआ। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। तो ये सवाल नहीं पूछता, ये प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछता। आपको सिर्फ एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। तो क्या लिखेंगे? हिंदी भाषा का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अब आगे पढ़ेंगे मागधी। यह है अर्धमागधी और यह है मागधी अपभ्रंश। क्या है? मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? तो बिहारी भाषा का, उड़िया भाषा का और बांग्ला भाषा का। ये 3 भाषा का विकास या उद्भव मतलब उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी, उड़िया और बांग्ला, ये तीनों भाषा का उद्भव या विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। आगे कौन सा अपभ्रंश है? खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश यह हुआ। खस अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? तो असमिया भाषा का विकास किस खस अपभ्रंश से हुआ है। असमिया भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो खस अपभ्रंश से असमिया भाषा का विकास हुआ है। आगे है मेरा 5वां ब्राचर। ब्राचर अपभ्रंश
ब्राह्मण अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? तो ब्राह्मण अपभ्रंश से पंजाबी भाषा और सिंधी भाषा का विकास हुआ है। ब्राह्मण अपभ्रंश से पंजाबी भाषा और सिंधी भाषा का विकास या उत्पत्ति या उद्भव हुआ है। आगे है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास या उत्पत्ति हुआ है। अब यहाँ हम आपको बता चुके हैं कि किस किस अपभ्रंश से किस किस भाषा का विकास या उद्भव हुआ है या उत्पत्ति हुआ है। तो हमारे अपभ्रंशों की संख्या 6 है। यहाँ से हम लेंगे अपभ्रंशों की संख्या 6 है। पहले है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी, गुजराती, राजस्थानी भाषा का विकास हुआ। उसके बाद आया अर्धमागधी अपभ्रंश। दूसरे नंबर पे अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य में बोली जाती है उस हिंदी का विकास हुआ। उसके बाद आया मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से बिहारी भाषा का, जो हम लोग बिहार में प्रचलित है, भोजपुरी, वज्जिका, जो बिहार में हिंदी बोलते हैं, वो बिहारी भाषा, उड़िया भाषा और बांग्ला भाषा, बांग्ला जो पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, बांग्ला भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो मागधी भाषा से, मागधी अपभ्रंश से। और खस अपभ्रंश से असमिया, मतलब असम में जो भाषा बोली जाती है, तो असमिया भाषा का विकास या उत्पत्ति खस अपभ्रंश से हुआ है। ब्राह्मण अपभ्रंश से पंजाबी या सिंधी भाषा का उद्भव या विकास हुआ। महाराष्ट्री भाषा से मराठी भाषा का उद्भव या विकास हुआ है। तो दोस्तों, हमारे एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारे परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब नहीं पूछे जाते, ये बस आपको जानकारी के लिए ये सब याद रखना है। बाकी बात याद ये रखना है कि हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। बस आपको यही रखना है कि हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। हमारे एग्जाम में बस यही पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। आप लोग सब जानते होइएगा कि हिंदी भाषा का लिपि देवनागरी है। लिपि किसे कहते हैं? लिखने की पद्धति को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी में हम लिखते हैं तो इसको हम देवनागरी कहते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं उसको रोमन कहते हैं। शारदा लिपि एक आता है तो उसको पंजाबी और नेपाली भाषा में जो लिखते हैं उसको शारदा लिपि कहते हैं। तो यही एक लिखने की जो तरीका है, लिखने की पद्धति है, उसको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिखने की पद्धति को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। आप लिख सकते हैं लिखने की पद्धति को लिपि कहते हैं। कुछ नहीं है, इजी है। लिखने की पद्धति को लिपि कहते हैं। हम किस भाषा में लिखते हैं? जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। आप जानकारी के लिए रख सकते हैं कि नेपाली और पंजाबी भाषा का जो लिपि है वो शारदा लिपि है। पंजाबी और नेपाली, जानकारी के लिए आप रख सकते हैं, कुछ नहीं है। पंजाबी और नेपाली भाषा का जो लिपि है उसको हम कहते हैं शारदा लिपि। हमारे हिंदी भाषा का लिपि देवनागरी और पंजाबी नेपाली भाषा का जो लिपि है वो शारदा लिपि है। इंग्लिश का लिपि आप लोग जानते हैं, अंग्रेजी भाषा का लिपि रोमन है। तो हिंदी भाषा का लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। ब्राह्मी लिपि जो है भारत के सबसे प्राचीन लिपि है। देखिए, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है और ब्राह्मी जो लिपि है वो भारत की सबसे प्राचीन लिपि है। अब गौर कीजिएगा कि ब्राह्मी लिपि का उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो गुजरात में एक नागर जाति के ब्राह्मण लोग रहते थे। गुजरात में एक नागर जाति के ब्राह्मण लोग रहते थे। वही लोग ब्राह्मी लिपि का उत्पत्ति किया। बाद में उस लिपि का नाम नागरी लिपि पड़ा, फिर आगे चल के उसका नाम देवनागरी हो गया। गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मी लिपि का उत्पत्ति या विकास किया गया। प्रारंभ में उसका नाम नागरी लिपि रखा गया, लेकिन आगे चलकर उसी लिपि का नाम देवनागरी रख दिया गया। तो ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपि है। एग्जाम में प्रश्न ये भी आते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन लिपि मतलब सबसे पुराना लिपि कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन लिपि और सबसे पुराना लिपि कौन सा है? तो ब्राह्मी लिपि। सबसे पुराना और प्राचीन लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि है।
अब आप लोग को हम अभी जस्ट बताए हैं कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा इस लिपि का विकास होने के कारण प्रारंभ में इसका नाम नागरी लिपि रखा गया, लिपि पड़ा, जो कालांतर में देवनागरी हो गया। ये बात समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे है कि सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने फारसी भाषा के स्थान पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया। सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने, जब अमीर खुसरो हमारे भारत में आए तो उस समय फारसी भाषा बहुत ही प्रचलित में थे, बहुत ही प्रचलन में थे, फारसी भाषा ही बोली जाती थी। तो सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने ही फारसी भाषा के स्थान पे हिंदी भाषा का प्रयोग किया और हिंदी भाषा में बात करना शुरू किया। तो सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने फारसी भाषा के स्थान पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया। एग्जाम में प्रश्न आते हैं दोस्तों, गौर कीजिएगा। एक एक प्रश्न मैं बीच बीच में बताता जाता हूं कि कहां कहां से प्रश्न आते हैं, कहां कहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, सारा मैं बताता हूं। फिर उसको दोबारा बताता हूं कि ये सवाल आप अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा कि ये एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ देखिएगा, सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने फारसी भाषा के स्थान पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया। एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम किसने हिंदी भाषा का प्रयोग किया, हिंदी बोलना शुरू किया, तो सर्वप्रथम किसने? अमीर खुसरो ने किया। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में यह उल्लेखित है कि भारत की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हिंदी जो है हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है। नहीं मेरे दोस्तों, हिंदी हमारे भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है। आगे हम बताएंगे कि राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है और राजभाषा में क्या अंतर होता है। अभी बस आप इतना समझिए कि हिंदी हमारे भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है। भारतीय संविधान के भाग 17 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाए थे, उसमें 22 भाग है। 22 भाग है, अभी 25 हो गया है। एग्ज़ाम में बस 22 तक ही पूछा जाता है। अगर एग्ज़ाम में अगर प्रश्न पूछा जाए कि कितने भाग है तो 22 ही बताया जाता है। तो 22 भाग के हमारे 17वां भाग के अनुच्छेद 343 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 343 में यह उल्लेखित है कि भारत की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि भारत की राजभाषा हिंदी है। तो भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि भारत की राजभाषा हिंदी है? तो अनुच्छेद 343। अगर भाग पूछे तो भाग 17। ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम बताएंगे राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। हमारे हिंदी भाषा को राजभाषा ही क्यों रखा गया, राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनाया गया, मैं अभी बस 2 मिनट बाद बताऊंगा। आगे बताते हैं। गौरतलब है कि हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को संविधान में राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर एग्जाम में हिंदी पूछा जाए, एसआई, पटवारी, लेखापाल, बिहार एसएससी में जब हिंदी पूछा जाता है तो हो सकता है एग्जाम में पूछ जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा, ऊपर मैंने बताया था कि हिंदी भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है। ठीक है, तो राजभाषा क्या है, राजभाषा किसे कहते हैं वो देखिए, जिस भाषा में किसी राज्य या किसी देश का शासन, जिस भाषा में किसी राज्य या किसी देश का शासन संचालित होता है या शासन संबंधी कार्य
जिस भाषा में किए जाते हैं उस भाषा को हम राज्य भाषा कहते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा में किसी राज्य, किसी देश का शासन संचालित होता है या शासन संबंधी कार्य जिस भाषा में किए जाते हैं उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। हमारे देश का कानून, शासन मतलब होता है कानून, शासन मतलब कानून। हमारे देश में हिंदी भाषा में हमारे देश का संविधान का शासन चल रहा है। और आगे पढ़ेंगे कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। दोनों पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अंतर बताएंगे। ये है राष्ट्रभाषा, हमारा राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो किसी राष्ट्र के संपूर्ण जनता या उस राष्ट्र की अधिकांश जनता द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। मतलब जिस देश में सभी जनता या अधिकांश जनता जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप मध्य भारत में देखिएगा, मध्य भारत में आपको ले लेते हैं दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश। मतलब ये मैं बता नहीं रहा हूँ, जो मध्य भारत होता है, मध्य भारत, पंजाब, हरियाणा, यहाँ हिंदी बोली जाती है। लेकिन हमारे पूरे भारत में हिंदी नहीं बोली जाती है। अगर आप तमिलनाडु चले जाइए तो आपको तमिल में लोग बातें करते हैं। आंध्रा में चले जाइए लोग तेलुगु में बातें करते हैं। तो हमारे संपूर्ण देश में, हमारे देश में हिंदी नहीं बोली जाती है। जानते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं वही बोलते हैं, बाकी लोग नहीं बोलते हैं। इसीलिए हमारे हिंदी भाषा को राजभाषा का ही दर्जा दिया गया है, राष्ट्रभाषा को नहीं। क्योंकि राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए संपूर्ण जनता या अधिकांश जनता, जैसे चीन में है, वहाँ की जो चीनी भाषा है पूरे देश में चलता है उसका, तो उसका वो राष्ट्रभाषा है। तो हमारे देश में अधिकांश भी जनता भी नहीं बोलते, क्योंकि हिंदी सिर्फ मध्य भारत में ही चलता है। तो इसीलिए हिंदी को राजभाषा ही दिया गया है। लेकिन हिंदी में ही हमारे शासन चलते हैं, हमारा संविधान चलता है, हमारे सांसद चलते हैं, तो इसीलिए उसको राजभाषा दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा समझ गए होइएगा। अब यहाँ से देखते हैं कि सवाल कहाँ से कैसे आते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग क्या करेंगे, जितना मैं पढ़ाता हूँ, पीछे का जो वीडियो है, ये वीडियो, सारे वीडियो पे मैं पार्ट बाय पार्ट लिख दिया हूँ कि ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 3 है, ये क्लास 4 है। मैं लिखता जाऊँगा, एक एक करके आप वीडियो देखेंगे और नोट्स बना लेंगे। क्योंकि आप नोट्स बना लेंगे, एक बार नोट्स बना लीजिए, कॉपी में आप अपना नोटबुक तैयार कर लीजिए और वही पढ़िए। उससे अलग कुछ नहीं पूछता है मेरे दोस्तों, कुछ नहीं। अब अगर आप हिंदी, बिहार SSC, दरोगा, पटवार की परीक्षा की तैयारी करते हैं, अगर हिंदी आपकी पूछी जाती है, हिंदी पूछी जाती है, तो बस यहीं से आपको सवाल आएगा और कहीं से सवाल, प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो ये जो पढ़ाई हुआ है इसको आप नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से मैं इधर हो जाता हूँ। फिर यहाँ से सवाल कैसे आते हैं मैं बताता हूँ। पहला सवाल ये कि हिंदी भाषा का उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। दूसरा, सबसे पुरानी लिपि कौन सी है, तो सबसे ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपि है। भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, तो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है कि सर्वप्रथम किसने हिंदी भाषा का प्रयोग किया था, तो सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने फारसी भाषा के स्थान पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। अगला सवाल आता है कि संविधान के कितने भाग में यह उल्लेखित है कि भारत की राजभाषा हिंदी है, तो संविधान के भाग 17 में यही उल्लेखित है कि भारत की राजभाषा हिंदी है। और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 343 में यह उल्लेखित है कि भारत की राजभाषा हिंदी है। आगे सवाल आता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बस इसमें से यही सवाल आता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज कोशिश करेंगे कि हमारा जो हिंदी का परिचय है वो ख़त्म हो जाए और कल से व्याकरण पे चले। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने अभी
राजभाषा और राष्ट्रभाषा की चर्चा की है। एक हम लोग की बोलचाल की भाषा में आती है मातृभाषा। हम लोग हमेशा बोलते हैं ये हमारी मातृभाषा, ये हमारी मातृभाषा है। तो मातृभाषा किसे कहते हैं? ऐसे मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए सिर्फ। मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा जो हमारी माँ मतलब माता के मुख से जो भाषा सीखी जाती है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे जो भाषा हम अपने समाज में, हम अपने परिवार में सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। तो ये रहा मातृभाषा। ये छोटी मोटी जानकारी के लिए मातृभाषा मैं आपको बता दिया हूँ। ऐसे राजभाषा और राष्ट्रभाषा ही आगे रहेगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में, अनुसूची छूट गया दोस्तों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची। संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में यहाँ से लिखेगा 8वीं अनुसूची, यहाँ लिखेगा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का स्थान प्राप्त है। देखिए अनुसूची हमारे संविधान में 12 है। हमारे संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है? 12 है। तो 12 अनुसूची में से 8वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में ये भी प्रश्न आते हैं परीक्षा में कि संविधान के कितने अनुसूची में हमारे 22 भाषाओं का स्थान प्राप्त है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का स्थान प्राप्त है। आगे देखेंगे इन 22 भारतीय भाषाओं में से निम्नलिखित 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इन जो 22 भारतीय भाषा को जो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में रखा गया है, 22 भारतीय भाषा को, इस 22 भारतीय भाषा में से कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। हम लोग जानते हैं कि भारतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य है, कथकली शास्त्रीय नृत्य है। तो वही हमारा शास्त्रीय भाषा क्या है? तो 22 भारतीय भाषाओं में से 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। वो 6 भाषा कौन कौन सी है हम आपको बताते हैं। पहला है संस्कृत। संस्कृत को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। संस्कृत को 2004 में, तमिल को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2013 में। ये भी सवाल आते हैं, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मलयालम को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तमिल को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो तमिल को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो हमारे 22 भारतीय भाषाओं में से इन 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें से संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ये 6 आप लोग याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अब तमिल भाषा जो है ये तमिलनाडु एरिया में बोली जाती है। तेलुगु भाषा जो है, तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। कन्नड़ जो भाषा है ये कर्नाटक के क्षेत्र में बोले जाते हैं, कर्नाटक राज्य में बोले जाते हैं। मलयालम जो है केरल और पुदुचेरी को पौंडीचेरी भी कहा जाता है। तो ये भाषा केरल, पुदुचेरी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मलयालम भाषा बोले जाते हैं और उड़िया ओडिशा में बोली जाती है, ओडिशा में। ठीक है, समझ में आ गया मेरे दोस्तों। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया इन 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया गया है। ये दर्जा दिया गया है हमारे हिंदी में। आगे पढ़ेंगे ध्यातव्य है कि। ध्यातव्य का मतलब होता है कि ध्यान देने योग्य है कि, मतलब ध्यातव्य का अर्थ होता है ध्यान देने योग्य है कि, ध्यान देने योग्य है कि, ध्यान देने योग्य है कि। देखिए हमारा 2-4 वर्ड है ध्यातव्य, गौरतलब। गौरतलब का अर्थ होता है कि विचारणीय है कि, मतलब विचार करने योग्य है कि।
और ध्यातव्य का अर्थ होता है कि ध्यान देने योग्य है कि। तो ध्यान देने योग्य है कि किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए, मतलब किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्राचीन होने के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व होना चाहिए। कोई भी भाषा को अगर शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करना हो तो उसको प्राचीन मतलब पुराना होना चाहिए और ऐतिहासिक में भी उस भाषा का चर्चा हुआ हो, तब उस भाषा को हम शास्त्रीय भाषा में दर्जा दे सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। समझ में आ गया ध्यातव्य का अर्थ क्या होता है, ध्यान देने योग्य है कि। पीछे गौरतलब है, तो गौरतलब का मतलब होता है कि विचारणीय योग्य है कि, विचारणीय योग्य है कि, विचारणीय योग्य है कि। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आ गया। एक दो वर्ड ऐसे आता है जो मैं उसका अर्थ मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जनसंख्या के दृष्टि से चीनी और अंग्रेजी भाषा के पश्चात विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली भाषा हिंदी है। जनसंख्या के दृष्टि से चीनी और अंग्रेजी भाषा के पश्चात विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त मतलब प्रयोग होने वाली भाषा हिंदी है। देखिए चीनी भाषा जो है अभी विश्व का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना है। विश्व का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना है। तो पूरे चाइना में चीनी भाषा चलती है, तो वहाँ के लोग चीनी भाषा बोलते हैं। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी भाषा बोली जाती है, उसके बाद अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, उसके बाद हमारा हिंदी भाषा बोली जाती है। 1 नंबर पे है चीनी, 2 नंबर पे है अंग्रेजी और तीसरा नंबर पे है हिंदी। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी बोली जाती है, उसके बाद अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, उसके बाद हिंदी भाषा बोली जाती है। ध्यातव्य है कि विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है। मंदारिन को ही दोस्तों चीनी भाषा कहते हैं, मंदारिन भाषा को ही चीनी भाषा कहते हैं। ध्यातव्य मतलब ध्यान देने योग्य है कि विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा मंदारिन है। मंदारिन का अर्थ होता है चीनी भाषा, चीनी भाषा को ही दूसरा नाम मंदारिन है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते ये लोग आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ से सवाल कहाँ से आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से सवाल सबसे ऊपर सवाल देखिएगा कि संविधान के कितने अनुसूची में 22 भाषाओं का स्थान प्राप्त है। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का स्थान प्राप्त है। इन 22 भारतीय भाषाओं में से कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कौन कौन से भाषा है, सारे भाषा का नाम हमने लिख दिया है। संस्कृत 2004, तमिल 2005, तेलुगु 2008, कन्नड़ 2008, मलयालम 2008, उड़िया 2013। इसमें से सवाल आते हैं कि तमिल भाषा को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो 2005। मलयालम को कब दिया गया, 2013। तेलुगु को कब, 2018। ऐसे सवाल आते हैं। तो उम्मीद करते हैं ऐसे सवाल आएंगे तो आप ही एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपसे। आगे है, ये नहीं प्रश्न है, नेक्स्ट आगे है कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे आपको चीनी भाषा नहीं रहेगा ऑप्शन में, वहाँ पे आपको मंदारिन रहेगा। तो आपको क्या मारना है, मंदारिन भाषा। ठीक है, मंदारिन भाषा को ही चीनी भाषा कहते हैं। सवाल ये भी आता है, प्रश्न एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि विश्व में बोली जाने वाली भाषा के स्थान में हिंदी का स्थान कैमा है। तो हिंदी का स्थान तीसरा है। कैमा है, हिंदी का स्थान तीसरा है, हिंदी का स्थान तीसरा है। ये आप लोग समझ गए होइएगा, तो ये आप अपने नोट्स में बना लीजिएगा। कौन सवाल कहाँ से कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता दिया हूँ। तो वैसे करके आप एक एक प्रश्न आप यहाँ से बना सकते हैं और अपने नोट्स में अच्छे से रख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है, समय समय पर हिंदी की वैश्विक पटल पर यथेष्ट सम्मान दिलाने के लिए, यथेष्ट सम्मान मतलब महत्वपूर्ण सम्मान दिलाने के उद्देश्य से कई प्रयास किए जाते रहे हैं। समय समय पर हिंदी को वैश्विक पटल पर यथेष्ट सम्मान दिलाने के उद्देश्य से कई प्रयास किए जाते रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत विश्व हिंदी सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता रहा है। हमेशा समय समय पर विश्व हिंदी सम्मेलन भी हुआ है। हिंदी सम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा था हमारे देश के
प्रधानमंत्री जी के द्वारा। आगे है, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ के आधिकारिक भाषाओं में हिंदी का स्थान दिलाना है। हिंदी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हमारा ये नहीं था कि वैश्विक विश्व पटल पर, वैश्विक मतलब विश्व पटल पे हमारा देश का, हमारे भाषा हिंदी को यथेष्ट सम्मान दिलाना ही नहीं, बल्कि यूएनओ की आधिकारिक भाषा में, यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, एक संयुक्त राष्ट्र संघ एक संस्था है, इसमें जो आधिकारिक भाषा है इसमें हमारे हिंदी भाषाओं का स्थान दिलाना, ये हमारा मेन उद्देश्य यही था। हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा 6 है, आधिकारिक भाषाओं की संख्या 6 है जो अग्रलिखित है। हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं की संख्या 6 है जो अग्रलिखित है। देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, स्पेनिश, अरबी, ये 6 भाषा है जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ की आधिकारिक भाषा है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ देखिए अंग्रेजी पूरे विश्व में 2 नंबर पे बोली जाती है। चलिए इसको तो दे दिया आधिकारिक भाषा का दर्जा, तो सही है। लेकिन फ्रेंच, चीनी 3 नंबर पे बोली जाती है, चीनी 1 नंबर पे बोली जाती है, तो इनको भी आधिकारिक भाषा दे दिया। अब यहाँ देखिए मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, अरबी, इन सब से हमारा भाषा हिंदी 3 नंबर पे है। मतलब चीनी और अंग्रेजी के बाद हमारा भाषा हिंदी 3 नंबर पे पूरे विश्व में जनसंख्या के हिसाब से बोली जाती है। फिर भी हमारे हिंदी को यूएनओ की आधिकारिक भाषा में शामिल नहीं किया गया। इसका एक ही कारण है, ये जो है चीन, ये चीन वाले जो है इसी का ये काम है, क्योंकि राष्ट्रीय यूएनओ का जो सुरक्षा है उसमें 5 देश है, चीन, फ्रांस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, 4 देश और एक और देश है। तो इसमें जो ये चीन जो है, ये चीन जब भी हमारे देश से हिंदी को यूएनओ में आधिकारिक भाषा के लिए मांग की जाती है तो ये चीन बीच में टांग अड़ा देता है। इसीलिए ये सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य देश है, चीन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और एक और है, हाँ जापान है, जापान, रूस, अमेरिका, फ्रांस और चीन, ये है। तो बस ये, अब यूएनओ में कोई भी फैसला लेने से पहले ये होता है कि ये 5 देश का, मतलब क्या कहते हैं उसको, 5 देश का वोटिंग होना चाहिए कि 5 देश सक्षम हो, 5 देश बोलेंगे तभी यूएनओ में कोई कार्य होगा। इसीलिए क्योंकि चीन में और भारत में, चीन में और हम लोगों में हमेशा तानातानी रहता है, इसीलिए चीन नहीं चाहता है कि हिंदी को यूएनओ के आधिकारिक भाषा में शामिल किया जाए। समझ गए होइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। उपरोक्त 6 भाषाओं में से जो ये 6 भाषा है, इसमें से अंग्रेजी तथा फ्रेंच को यूएनओ को कार्यकारी भाषा है, यूएनओ का संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकारिक भाषा है। कार्यकारी मतलब जो यूएनओ के, जैसे हमारे संसद में 2 भाषा चलती है, हिंदी और अंग्रेजी हमारे संसद भवन में, वैसे ही यूएनओ में अंग्रेजी और फ्रेंच 2 भाषा से काम चलता है। बाकी बात ये आधिकारिक भाषा है। जैसे हमारे संविधान में अगर कोई हमारे संसद में अगर कोई सांसद अगर हमारे संसद भवन में कोई सांसद जा रहे हैं तो वो अपने एरिया के हिसाब से वो शपथ ले सकते हैं। उसी हिसाब से ये आप जब यूएनओ का कोई सदस्य बनता है तो आप ये 6 भाषा में शपथ लेते हैं। लेकिन जो हमारे संविधान के, हमारे संसद में, हमारे संसद भवन में जिस भाषा का कार्य होता है वो है हिंदी और अंग्रेजी। उसी प्रकार यूएनओ में अंग्रेजी और फ्रेंच कार्यकारी भाषा है, अंग्रेजी और फ्रेंच से काम चलता है। तो ये रहा हमारा हिंदी का
परिचय, हिंदी का परिचय ख़त्म हो गया है। इसमें आपको विश्व हिंदी सम्मेलन है जो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, वहां से आप विश्व हिंदी सम्मेलन देख लीजिएगा। और ये हमारा हिंदी का परिचय आज ख़त्म हो गया है और मैं आगे अब व्याकरण स्टार्ट करूंगा हिंदी का। तो एक एक चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद जब हिंदी का सारा व्याकरण ख़त्म हो जाएगा तब मैं DELED का क्वेश्चन बैंक करवाऊंगा। और जो भी एग्ज़ाम आता है, बिहार SSC अभी फॉर्म डाला है ऑनर्स लेवल पे, तो बिहार SSC का सेट बनवाऊंगा। उसके बाद बिहार SI का फॉर्म आने वाला है, उसके बाद बिहार SI का, उसके बाद SSC GD आने वाला है, तो SSC GD का सारा मैं पार्ट बाय पार्ट पढ़ाऊंगा। पहले हिंदी व्याकरण पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। और हमारे चैनल पे रीजनिंग भी पढ़ाई 2-3 दिन बाद रीजनिंग का भी वीडियो डालाना चालू हो जाएगा अजय चौहान जी का। और RS अग्रवाल का मैथ भी स्टार्ट होने वाला है, एक एक चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाएगा RS अग्रवाल का। तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। आज हमारा हिंदी खत्म हो गया, हिंदी का परिचय ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट कल से हम लोग हिंदी व्याकरण स्टार्ट करने वाले हैं। और यही है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, कौन सवाल कहाँ से कैसे आते हैं, सारा मैं आप लोग को बता दिया हो। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ना छूटे और वो भी हिंदी को अच्छे तरीक़ा से पढ़े। बहुत अच्छे तरीक़ा से हम पढ़ते हैं दोस्तों, और बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़ाएंगे आप लोग को। तो तब तक के लिए बाय बाय।